हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने की ओर अपनी उम्मीद लगाए बैठे हैं और ओपिनियन पोल पर पहला रिएक्शन भी दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और इस बात को दोहराया कि फिर सत्ता में लौटे तो 7 निश्चय पार्ट 2 लेकर वो फिर जनता के बीच जाने वाले हैं। अभी तक के जो 7 निश्चय थे उसको लेकर उन्होंने कहा कि उसका क्रियान्वयन हो गया है। खास मेहमान आपके साथ स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा जी मेरे साथ हैं। राज्यसभा के सांसद राकेश सिन्हा जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि शेखर जी पहले से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। संगीता तिवारी जी भी पहले से मेरे साथ बनी हुई हैं। एक एक रिएक्शन लेता हूं। सबसे पहले जो बात ओपिनियन पोल से निकलकर सामने आई पवन खेड़ा साहब, वो इस ओर इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार फिर से 7वीं बार। सुमित अवस्थी जी, आप ओपिनियन पोल की बात करते हैं, मैं उसको बहुत मनोरंजक मानता हूं और पूरे सम्मान के साथ कह रहा हूं, ओपिनियन पोल के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे पिछला बिहार का चुनाव याद है और उसके बाद एग्जिट पोल याद है। हम तमाम लोग सोच रहे थे कि अब बंद करें, टीवी पे क्या बैठना है, तो जीत गई बीजेपी। 1 घंटे बाद क्या हुआ? तो इसलिए ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल हम सबके लिए मनोरंजन का साधन है और आनंद आता है देखकर, हारे कोई जीते कोई। राकेश सिन्हा जी, मैं आपसे एक जानकारी लेना चाह रहा था। पिछली बार तो नारा था बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। इस बार क्या नारा है? बाढ़ है, बुखार है, नीतीश कुमार है, हर तरफ बेरोजगार है, नीतीश कुमार है। नारा तो बताइए, आज नारा आप दे दीजिए, आप तो प्रोफेसर हैं। देखिए, देश की राजनीति में जो लोग काम करते हैं, लोकतांत्रिक तरीके से काम करते हैं, जनता को बिहार को जिस 50 साल पीछे कर दिया गया था, उसको नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी के कॉम्बिनेशन में आगे लाने का काम किया। पवन जी, आप बिहार गए कि नहीं हाल में मैं नहीं जानता हूँ, मेरा तो बिहार गृह राज्य है। पटना की सड़कें, पटना की पुल, पटना से सुदूर से थे। जब मैं बेगूसराय जाता था, पवन जी, मैं ईमानदारी से बताता था, मुझे 7 घंटे लगते, 4 घंटे लगते थे। अब मैं 3.5 घंटे में बेगूसराय पहुंचता था। और जो प्रक्रिया लाई गई है, गांधी सेतु का पैरेलल पुल बन गया, पूरा नॉर्थ बिहार साउथ बिहार टूट चुका था। मैं इस बात के लिए जनता सुनेगी, नीतीश ने कहा जनता जिसको, जनता मालिक है जिसको सुनेगी। मैं एक बात बता दूं कि आदर्श विकास की जो बात करेंगे वो तो मैं नहीं कहूंगा, आदर्श विकास तो यूटोपियन पर है, लेकिन रियल टर्म्स में बिहार में विकास किया है। जो बाढ़ की और कोरोना की बात कर रहे हैं, आपके नेता भी कोरोना की बात कर रहे हैं। देखिए, कोरोना एक प्राकृतिक संकट है। अमेरिका में 2 लाख लोग मर गए, तो हम क्या कहें कि ये विकास विकसित देश नहीं रह गया? देखिए, ये प्राकृतिक संकट है, आया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी समय में एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से हम लड़ रहे हैं। इसलिए हमारा भी उतना दायित्व है जितना पवन खेड़ा जी आपका दायित्व है। इसको हम राजनीति से न जोड़ें। हर सरकार कोशिश कर रही है, हर व्यक्ति कोशिश कर रहा है कि मानव सभ्यता के अस्तित्व को बचाया जाए। मैं इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी का गठबंधन, जो एनडीए का गठबंधन है, जिसे एलजेपी भी, ये स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। राकेश जी, और आपकी पार्टी की हालत वहाँ क्या है? फर्स्ट रिएक्शन ले लिया है। हम लोग तो चर्चा में काफी देर से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब मेरे साथ मैं चाहूंगा, क्योंकि पवन खेड़ा ने कहा कि मनोरंजन का साधन है इस तरह की ओपिनियन पोल, सी वोटर के निदेशक डायरेक्टर यशवंत देशमुख मेरे साथ जुड़ गए हैं। यशवंत, फिर आपने मनोरंजन कर दिया पवन खेड़ा साहब का। ये हर बार आप मनोरंजन बड़ा कर देते हैं कांग्रेस पार्टी का, क्या कहना चाहेंगे यशवंत? नहीं, मनोरंजन तो सबका होते रहना चाहिए। मतलब इतनी अजीब अजीब चीजों पे आजकल टीवी की न्यूज में मनोरंजन चल रहा है, उससे तो बेहतर है कि कम से कम कुछ अच्छे चुनाव और मुद्दों के ऊपर ही मनोरंजन हो। तो इसलिए पवन भाई भी बहुत पुराने मित्र हैं मेरे, वो भी जानते हैं, और राकेश जी भी पुराने मित्र हैं। लेकिन दोनों से ही मैं इस बात को गंभीरता के साथ में, पूरे विनम्रता के साथ में कहना चाहूंगा कि ये जो चुनाव है बिहार का, कम से कम अपने व्यक्तिगत अनुभव में, 25 साल के अपने प्रोफेशनल अनुभव में, मैंने इतना बेढब चुनाव और इतना बेढब डेटा नहीं देखा है। बेढब से कहने का तात्पर्य यह है, सर्वे बहुत साफ तौर पे कह रहा है कि बिहार की सरकार से लोग अच्छे खासे नाराज हैं। बहुत बड़ी तादाद में लोग इस सरकार को बदलना चाहते हैं। लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है, एमएलए जो हैं, चीफ मिनिस्टर जो है,
सबसे नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। जो मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी बन गया है, कोरोना की जो हालत है उसके ऊपर मुद्दा बना हुआ है, और इन सब के इधर एक मुद्दा और भी ज्यादा जो बढ़ गया है वो है करप्शन को लेकर के, जो लोगों का कहना है कि वो उससे नाराज हैं। इन सब के बीच में, मतलब इसे कहते हैं कि अंग्रेजी में एक कहावत होती है द परफेक्ट स्टॉर्म। अगर किसी भी चुनाव में मुझे इस तरीके के आंकड़े दिखाए जाए, सुमित, किसी को भी दिखाए जाएं जी, तो ये परफेक्ट एंटी इनकम्बेंट वर्डिक्ट के लिए ऐसा लगेगा कि माहौल तैयार है जी। लेकिन उसके बाद में भी वोटों के मामले में, वोटिंग इक्वेशन के मामले में, कास्ट इक्वेशन के मामले में, तमाम गणितों के बीच में जब वोटों के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो हम पाते हैं कि यूपीए और एनडीए के बीच में करीब करीब 15% का वोटिंग का इंटेंशन का गैप है। अब ये बेढब है, ये भरा पूरा बेढब है। इसलिए मैं इस बात को पूरी गंभीरता के साथ में कह रहा हूं कि वहां पे सरकार या नेतृत्व तो फेल है, लेकिन उसके बावजूद अगर ऐसे नतीजे आते हैं सामने तो शायद अपोजिशन का फेलियर सरकार से ज्यादा बड़ा होगा। इसके अलावा मुझे कोई और आंकड़ा नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इन आंकड़ों को कैसे समझूं। ये बात समझाइए, अपोजिशन का फेलियर क्या होता है? अपोजिशन तो सत्ता में है नहीं, अपोजिशन के काम को कैसे वोटर आंक रहा है? अपोजिशन का फेलियर ऐसे होता है सुमित, जिसमें कि लोग ये देखते हैं कि आप कितना क्षेत्र में हैं, आप लोगों की नाराजगी, लोगों की परेशानियों के बीच में कितना जुड़े हुए हैं। दुर्भाग्य का यह है कि जो दादू जी का जेल में होना, पीछे सीधे सामने तो नहीं होना, और उनके बेटों का लिए वो दूसरे बहुत बड़ा है, पहुंच नहीं पाए कि उनके नेतृत्व को उस तरीके से लेके आगे बढ़ पाए। ऐसे में एक सशक्त, जिसे कहते हैं विकल्प का अभाव, एक सशक्त नेता के चेहरे का अभाव, एक टीना फैक्टर, एक अजीबोगरीब सा बन गया है, जिसमें मुख्यमंत्री का थोड़ा बहुत जो कास्ट इक्वेशन है वो और प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी, ये मिलकर के वोट शेयर को एक तरफ खींच रही है। अन्यथा इस तरह इंपॉर्टेंट बात की आपने यशवंत। मैं चाहूंगा शशि शेखर जी, जो कि हिंदुस्तान अखबार के संपादक हैं, वो जरूर आपकी बात पर कमेंट करें। शशि जी, ऑपोजिशन का फेलियर ज्यादा बड़ा है? सुमित, यशवंत ने वही बातें कही जो मैं पहले से बोल रहा था जी। इक्वेशंस, नीतीश, प्रधानमंत्री की इमेज, ये सब मिल के चुनाव को अलग दिशा में ले जा रहे हैं। ये बात मैंने पहले कही। अब आप अपोजिशन की बात कीजिए। यशवंत की मैं इस बात से 200% सहमत हूं। इस देश को अगर सत्ता के लोग निराश कर रहे हैं तो उस निराशा की अभिव्यक्ति करना सार्थक और पुरजोर तौर पर दो ही लोगों का काम है, विपक्ष का और मीडिया का। मीडिया पर यह चर्चा नहीं है इसलिए नहीं बोलूंगा, चर्चा कभी कीजिएगा तो बोलूंगा। और जो विपक्ष है वो उस प्रदेश में विपक्ष का एक दूसरा मतलब हुआ करता है बिहार में। अगले महीने जेपी की जयंती है। पूरे देश में एक बदलाव लाने का काम बिहार ने किया, एक बार नहीं कई बार। और ऐसे में जब वहां के लोगों को लगता है कि हमारा विपक्ष बस इस तरीके का है कि उसमें युवराज हैं और युवराजों के साथ उनके अलंबरदार हैं, तो उनका जो एक विश्वास है, विश्वास का जो बोध है वो चोटिल होता है। और यही वजह है जो यशवंत कहते हैं कि ये बेढब है, तो मेरी भी जो जमीनी जानकारी है और जो मेरा जो एक चुनाव का अनुभव है, उन दोनों को मिलाकर मैं यशवंत को 100 में से 80 नंबर देता हूं, जो वो पोल करके लाए हैं और जो वो बोल रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात जरूर है, ये जो सर्वे हम दिखा रहे हैं, इसमें किसी तीसरे मोर्चे की उस समय तक गुंजाइश नहीं थी। यदि तीसरा मोर्चा बनता है और उस तीसरे मोर्चे में मान लीजिए, मैं वेग सी बात कर रहा हूं, ये भी है नहीं कहीं, वेग सी बात कर रहा हूं। मान लीजिए कुशवाहा, चिराग पासवान, पप्पू यादव और कुछ और जिला लेवल की जो शक्तियां होती है वो मिल जाती हैं, तो मुझे लगता है वो भी चुनाव को अच्छा खासा प्रभावित करेगी। क्योंकि जरूरी नहीं है कि विपक्ष 5 साल तक काम करे, कभी कभी विपक्ष की 4 या 5 हफ्ते की मेहनत उस काम को कर देती है जो 5 सालों में नहीं हुआ था। इसलिए सुमित, चुनाव बहुत बेढब होने की वजह से बहुत ज्यादा आकर्षक,
बहुत लुभावना और अपने आप में एक दूरगामी निशान छोड़ने वाला साबित होगा जी। ऐसा मेरा विश्वास है। पवन जी, मैं यशवंत देशमुख जी हमारे मित्र हैं, भाई हमारे, उनको तो 100 में से 100 नंबर में ब्लाइंडली दे देता हूं, उनका सर्वे देखे बगैर देता हूं कि उनकी वो आदमी अच्छे हैं। लेकिन सर्वे में मनोरंजक इसलिए बोलता हूं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबको आनंद आता है सर्वे देखकर, जो हार रहा होता है उसको भी, जो जीत रहा होता है उसको भी। तो इसलिए सर्वे को मैं नहीं, लेकिन हाँ, राकेश सिन्हा जी, जो केंद्र ने स्वास्थ्य का बजट बिहार में भेजा था, आपको मालूम है बिहार सरकार ने उसका कितना उपयोग किया? 5%। फिर आप कहते हो ये प्राकृतिक आपदा है, सब जूझ रहे हैं। पवन खेड़ा जी, आपकी भी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी कैसे अगर नीतीश कुमार खर्च ही न करेंगे? 5% खर्च करते हैं स्वास्थ्य का बजट और कहते हैं कि पवन खेड़ा की जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। कितनी रैलियां कर दी आपने बात गिनाते हुए? अरे साहब, बिहार रैलियां में तो हमने कितनी बहुत की। रैलियां कर दी पवन जी? हमने कांग्रेस पार्टी ने, राहुल कई- गांधी ने, सोनिया गांधी जी ने कई नुक्कड़ सभाएं की हैं। मुझे बताइए सुमित अवस्थी नुक्कड़ सभाएं कवरेज देते कब हैं गए आप? थे पिछली बार राहुल गांधी बिहार? बता दीजिए आज। नहीं, राहुल गांधी के अलावा भी हमारे वहां लोकल नेता हैं या नहीं है? हर अच्छा, जगह मोदी जी राकेश जाते हैं, मोदी जी राकेश तो सिन्हा खाली जवाब बैठे हैं। दीजिए। वो तो क्या आप जाते रहे। पैसे खर्च नहीं करते? लास्ट कमेंट राकेश सिन्हा, लास्ट कमेंट, लेट हिम देखिए, रिस्पॉन्ड। मैं इतना कहना चाहूंगा कि शिक्षा में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो अभी देखिए, बिहार का बरौनी बेगूसराय एक औद्योगिक अकेला औद्योगिक क्षेत्र था जो मृत प्राय था। कांग्रेस रेजिम में वो मर चुका था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष पहल करके उस क्षेत्र को जिंदा किया। मैं एक बात जोड़ूंगा, शशि शेखर जी ने जो कहा, और बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष का होना जरूरी है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि बिहार में विपक्ष की पार्टियों ने मिलजुल कर जातीय चेतना को इतना अधिक जगाया है और आज पूरा बिहार जातीय चेतना में सिमट गया है। जिस बिहार के बारे में शेखर जी ने कहा है प्रगतिशील राज्य रहा है, जहां जयप्रकाश नारायण जैसे आंदोलन शुरू हुआ है जो पूरे देश से फैला, वह राज्य आज जातीय चेतना बची हुई है। मेरा एक ही मानना है, राकेश जी, राकेश जी सॉरी, मैं जाति बीच की में सवारी करके कभी आगे बढ़ नहीं सकते। सॉरी मैं बीच में बोल रहा हूँ। जाति की राजनीति तो बिहार की पहचान है, हर पार्टी करती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। संगीता जी, मैं माफी चाहूंगा, आपके पास नहीं आ पाया। राकेश जी, पवन जी, शुक्रिया आपके पेशेंस के लिए। मेरे पास वक्त की बहुत कमी है, लेकिन मैं दर्शकों आपको बताता जाता हूं कि ओपिनियन पोल पे हमारी ये बड़ी कवरेज जारी है। एक छोटा सा ब्रेक यहां पे ले रहे हैं, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कि आखिरकार क्या वाकई में आने वाले 1 महीने में क्या नीतीश को हरा सकते हैं तेजस्वी। इस पर यह चर्चा आगे भी जारी रहेगी कुछ नए लोगों के साथ।